आज का जो हम लोग का टॉपिक है नगर प्रभाव क्षेत्र अमलैंड के बारे में जानना है। अमलैंड को जानने के पहले हम लोगों को एक बात याद करना है कि ग्रामीण नगरीय उपांत और अमलैंड के बीच में क्या डिफरेंसेस है। तो जो ग्रामीण नगरीय उपांत जो कि हम लोग आज ही पढ़े हैं, इसमें नगर से बिल्कुल लगा हुआ भाग होता है जिसमें नगरीय और ग्रामीण दोनों विशेषताएं दिखती हैं। जो नगर प्रभाव क्षेत्र होता है ये एक बड़ा व्यापक एरिया है। यह भी नगर प्रभाव क्षेत्र भी जो होता है ये भी नगर से बाहर दिखते हैं, जिसको हम लोग डिकिंसन ने इसको सिटी रीजन कह दिया था नगर प्रभाव क्षेत्र को। लेकिन नगर प्रभाव क्षेत्र रूरल अर्बन फ्रिंज से काफ़ी व्यापक होता है, वाइड रेंज में ये फैला होता है, काफ़ी व्यापक इलाका में होता है। तो मेन रूप से उसका एरियल जो फैलाव है रूरल अर्बन फ्रिंज का कम है, जबकि नगर प्रभाव क्षेत्र का प्रभाव बहुत व्यापक एरिया को यह कवर करता है। इसीलिए इसको बहुत सारे विद्वानों ने हिंटरलैंड बोल दिया, कुछ लोगों ने इसको एग्रीकल्चर अर्बन फील्ड बोल दिया, अर्बन फील्ड बोला। तो मूल रूप से ये बिल्कुल क्लियर करना है कि ग्रामीण नगरीय उपांत क्या होता है कि नगर के पास होता है, जबकि नगर प्रभाव क्षेत्र जो होता है वह नगर के बहुत वाइड एरिया को, नगर के बाहर बहुत वाइड एरिया को कवर करता है। ये बेसिक अंतर समझना है। नहीं तो लड़का क्या समझता है कि पता नहीं क्या है नगर प्रभाव क्षेत्र सिटी रीजन दोनों में तो एक ही जैसा विशेषताएं दिख रही हैं, इसलिए इसको पहले जानना। और इसी को मैंने पहले आपको बता दिया। वास्तव में जो नगर प्रभाव क्षेत्र है वो क्या है, नगर के बाहर का एरिया है जिस पर नगर की इम्पैक्ट पड़ रही है, ये नगर का प्रभाव क्षेत्र होता है। तो अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं, बेसिक चीज़ें समझ लिए। नगर चेतनाशील सामाजिक परिवेश का प्रधान अंग है, यानी नगर एक क्या है, चेतनाशील सामाजिक परिवेश है। चेतनाशील का मतलब है कि लिविंग सोशल इन्वायरमेंट है ये। नगर के निकटवर्ती ग्रामीण अंचल जो गांव के क्षेत्र हैं नगर की चेतना में प्राण डालते हैं। तो ग्रामीण अंचल जो है वो नगर में प्राण डालते हैं, क्योंकि भाई डेली यूजेज मटेरियल्स वही देंगे। इसका कारण है कि नगर अपनी सीमा में आश्रय पाने वाले लोगों की आवश्यकता की पूर्ति निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों के माध्यम से करेगा। गांव ही उसको, नगर को दूध देंगे, सब्जी अनाज इत्यादि सब विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। तो इन सब के बदले ग्रामीण क्षेत्रों को यह लाभ होता है कि नगर उनके उपयोग के लिए मंडी की सुविधा उपलब्ध कराएगा, नगर मंडी देगा। इस प्रकार नगर और उसके चारों ओर स्थित ग्रामीण क्षेत्र में सदैव संबंध होता है, परंतु नगरों का प्रभाव उनसे दूरी बढ़ने के साथ घटता जाता है। इसी विचारधारा ने नगर प्रभाव क्षेत्र की संकल्पना को जन्म दिया। तो यहाँ नगर और उसका कितना दूर तक प्रभाव है, यही नगर प्रभाव क्षेत्र होता है। नगर प्रभाव क्षेत्र को ही विभिन्न लोगों ने अलग अलग नाम दिया है। नगर प्रभाव के लिए जर्मन भाषा में इसके लिए अमलैंड शब्द का यूज किया गया। स्वीडिश भाषा में इसको ओमलैंड कहा गया, जो आउट अराउंड के समवर्ती माना जाता है। यानी कि आउट अराउंड, ओमलैंड का मतलब क्या होता है, आउट अराउंड, चारों ओर का क्षेत्र। ये सिनोनिम्स हो गया ओमलैंड का स्वीडिश भाषा में। तो थोड़ा याद रखना है कि जर्मन भाषा में अमलैंड और स्वीडिश भाषा में ओमलैंड है, ये भी थोड़ा सा ध्यान देना है, जिसका अर्थ है नगर के चारों ओर का क्षेत्र। अमलैंड जो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डेनियल सैंडर्स द्वारा 1883 ईस्वी में किया गया, जबकि इस शब्द को लोकप्रिय बनाने का श्रेय प्रोफेसर एंड्रे एलेक्स को है। तो एंड्रे एलेक्स ने इसको 1914 और 1922 में फेमस किया। नगरों द्वारा सेवित क्षेत्र को भिन्न भिन्न नाम दिया जाता है, यानी नगर जो अपने चारों ओर के ग्रामीण परिवेश को सेवित कर रहे, सेवा दे रहा है, उसको विभिन्न लोगों ने अलग अलग नाम दिए। जैसे कि FHW ग्रीन 1950 में इसके लिए अर्बन मिंटलैंड या हिंटरलैंड शब्द प्रयोग कर रहे हैं। वहीं AE स्मेल्स हैं 1953 में, और EW गिलवर्ट ने इसे अर्बन फील्ड बोला, दोनों लोगों ने।
यही स्मेल से E.W. गिलबर्ट ने इसको अर्बन फील्ड बोला। डिकिंसन ने इसको और 1947 में और C.D. हैरिस ने 1941 में इसके लिए सिटी रीजन का प्रयोग किया। सिटी रीजन मतलब क्या हुआ कि नगर के बाहर जो क्षेत्र फैला हुआ है वो सिटी रीजन है। सिटी तो नगर हो गया, सिटी रीजन नगर के बाहर वाले क्षेत्र को बोलते हैं जहाँ तक नगर का प्रभाव है। छोटे नगरों और कस्बों के प्रभाव क्षेत्र इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं। इसे अन्य कई नाम से जानते हैं, जैसे कि ट्रिब्यूटरी एरिया, कैचमेंट एरिया, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो बहुत सारे इसका नाम है, ट्रिब्यूटरी एरिया, कैचमेंट एरिया, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। वो नगर का प्रभाव कहाँ तक जा रहा है, इसको जोन ऑफ अर्बन इन्फ्लुएंस या नगरीय प्रभाव क्षेत्र कई नाम से ये जानते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग समझ गए कि क्या है नगर प्रभाव क्षेत्र। नगर के चारों ओर विस्तृत वह क्षेत्र जो नगर के कार्यों से प्रभावित होता है नगर का प्रभाव क्षेत्र कहलाता है। इस संपूर्ण क्षेत्र में नगरीय जीवन की समस्त विशेषताएं पाई जाती है। तो यहाँ पर जो नगर प्रभाव क्षेत्र है उसमें नगरीय जीवन की समस्त विशेषताएं भी मिलेगी। एक ओर वह क्षेत्र नगरीय कार्यों का लाभ उठाता है, तो दूसरी ओर दूध, अनाज, सब्जी, साग सब्जी एवं अन्य वस्तुओं से सिटी के जो नागरिक होते हैं उनकी आवश्यकताओं की आपूर्ति भी करता है। नगर का विकास और अस्तित्व उसके प्रभाव क्षेत्र पर पूर्णतः निर्भर करता है। तो नगर भी प्रभाव क्षेत्र पर निर्भर कर रहा है। नगर प्रभाव क्षेत्र सीमा, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक दशाओं के कारण प्रभाव बढ़ती घटती रहती है। नगर प्रभाव का अगर सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रभाव क्या है तो उससे नगर का प्रभाव क्षेत्र बढ़ता रहता है। मान लीजिए एक विश्वविद्यालय खुल जाए किसी सिटी में, तो वहाँ सांस्कृतिक आवागमन बहुत ज़्यादा होने लगेगा, उसका प्रभाव ज़्यादा दूर तक पड़ेगा। नगर प्रभाव क्षेत्र के सीमांकन की विधियाँ व्यवहारिक रूप से किसी भी नगर के प्रभाव क्षेत्र का वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का सही शुद्ध सीमांकन करना एक दुष्कर कार्य है। ये बहुत कठिन काम है कि नगर का कहाँ तक प्रभाव है। नगरों और उसके प्रभाव क्षेत्र में निरंतर होने वाले परिवर्तन, विभिन्न सेवाओं एवं आपूर्ति के अलग अलग क्षेत्र, बड़े केंद्र में कार्यों की जटिलता, विभिन्न प्रभाव क्षेत्र का परस्पर व्यापन, इच्छित आंकड़ों की अनुपलब्धि इत्यादि कई कठिनाइयां नगर प्रभाव क्षेत्र के सही सीमांकन में बाधा उत्पन्न करती हैं। वर्तमान जेट और स्पुतनिक युग में नगर और उसके प्रभाव क्षेत्र के संबंधों में भारी और तीव्र परिवर्तन लगातार आ रहा है। अब नगरों के प्रभाव और उसके निकटवर्ती क्षेत्र तक सीमित नहीं है, वरन एक सुदूरवर्ती क्षेत्र तक फैल चुका है। वो दूर तक चला गया नगर का प्रभाव। अतः नगर प्रभाव क्षेत्र के सीमांकन भूगोलविदों के लिए कठिन समस्या बन गया है। तथापि भूगोलविदों ने नगर प्रभाव क्षेत्र के सीमांकन के लिए अलग अलग विधियों का सहारा लिया है जो निम्नलिखित हैं। पहला विधि सैद्धांतिक और सांख्यिकी विधि है, थ्योरेटिकल और स्टैटिस्टिकल मेथड। दूसरा मेथड अनुभवात्मक, एम्पिरिकल और क्वालिटेटिव मेथड्स। तो पहले हम लोग थ्योरेटिकल और स्टैटिस्टिकल मेथड पर ध्यान देंगे। नगरों की जनसंख्या एवं परस्पर दूरी जैसे आधारों पर इन विधियों का उपयोग किया गया। इनमें सूत्रों का प्रयोग होने के कारण इन विधियों को सांख्यिकी विधियां कहा गया। इन विधियों का विकास अनुभवात्मक सूचनाओं पर न होकर तार्किक आधारों पर हुआ। प्रभाव क्षेत्र निर्धारण की अधिकांश विधियां, प्रारंभिक विधियां इसी वर्ग में समाहित है। पहला जो थ्योरी है गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन, ये ग्रेविटी मॉडल है। H.C. कैरी ने 1858-59 में दिया था। यह मॉडल न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पर आधारित है। ये एक दूसरे से अट्रैक्ट करता है। इस सिद्धांत के अनुसार दो नगरों के बीच परस्पर क्रिया उनकी जनसंख्या के प्रत्यक्ष अनुपात में तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो दो नगरों के बीच परस्पर इंटरेक्शन और उनकी जनसंख्या के प्रत्यक्ष अनुपात में होता है। बड़ा जनसंख्या होगा उसका बड़ा प्रभाव होगा। ये देखिए इंटरेक्शंस P1 × P2/D, D दूरी है, तो जो इंटरेक्शन होगा, प्रभाव जो होगा वो दूरी के इन्वर्स हो गया और जनसंख्या के प्रत्यक्ष हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया। तो यही I = दो नगरों के बीच अंतःक्रिया इंटरेक्शन है। P1 पहले नगर की जनसंख्या, P2 दूसरे नगर, D उनके बीच की दूरी। और ये P1 P2 मान लीजिए कि P1 की जनसंख्या 10,000 है, P2 की 5,000 है, दूरी 20 किलोमीटर है।
तो इंटरेक्शन में कितना हो गया, 10,000 इंटू 5,000, ये गुणा करके डिवाइड कर दीजिए 20,000, तो इंटरेक्शन ये आपको आ जाएगा। 5 पर कितना जीरो बढ़ गया, 3, और तो ये काट लेना है। इस तरह से आपको ये इंटरेक्शन आ जाएगा। नॉर्मल 10,000 गुणे 5,000 डिवाइडेड बाई 20 निकाल लीजिए। P1 P2 सब तीनों रिलेशन आपको आ जाएगा। तो जनसंख्या इसमें निष्कर्ष यही आ रहा है ना कि नगरों की जनसंख्या बढ़ने पर उनके बीच अंतःक्रिया बढ़ती, बड़ा शहर का प्रभाव बड़ा होगा, दूरी बढ़ने पर इंटरेक्शन कम हो जाएगा। बड़े नगर छोटे नगर की तुलना में अधिक आकर्षण और प्रभाव उत्पन्न करते हैं। आलोचना में इस मॉडल में है, ये देखिए हमने लिख दिया यहाँ पर, छूट गया था। दिस मॉडल केम इन 1858-59, ये भी याद रखना है। आलोचना इस सूत्र द्वारा सामान और सेवाओं की गति या स्थानांतरण को निश्चित नहीं किया जा सकता, यह केवल तुलनात्मक गति या स्थानांतरण की ही बात की भविष्यवाणी करता है। तो सामान और सेवाओं की गति पर इसने कुछ नहीं बोला। अब देखिए रीली का सिद्धांत आ गया, दूसरा थ्योरी। रीली टेक्सास विश्वविद्यालय यानी अमेरिका के मार्केट स्पेशलिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट हैं ये। इन्होंने लॉ ऑफ रिटेल ग्रेविटेशंस, खुदरा गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया 1931 में। यह नियम बताता है कि दो नगरों के बीच स्थित किसी बिंदु K पर उपभोक्ता किस नगर की ओर अधिक आकर्षित होंगे, यह नगरों की जनसंख्या तथा दूरी पर निर्भर करता है। तो ये भी देख रहे हैं नगरों की जनसंख्या और डिस्टेंस पर निर्भर कर रहा है, जैसे कि एक्सी कैरी का था, बस इसमें एक के आपको जोड़ दिया गया है। दो नगरों के बीच किसी स्थान K पर रिटेल ट्रेड अट्रैक्शंस, व्यापारिक आकर्षण, नगरों की जनसंख्या के प्रत्यक्ष अनुपाती होता है और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर एक फार्मूला है RAK इंटू RBK, जहाँ A और B दो शहर हैं और RAK क्या है, A शहर में K बस्ती से आकर्षित व्यापार का भाग, इसको RAK बोलते हैं। और RBK क्या हो जाएगा कि B शहर में K वस्तु से आकर्षित बात, यहाँ पर A और B के बीच में K एक बस्ती हो गया। तो इनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और जनसंख्या के प्रत्यक्षानुपाती होता है। P1 इंटू P देख रहे हैं, RAK ऊपर में PA PB है और यहाँ पर डिस्टेंस इन्वर्स हो गया और उनके स्क्वायर हो गए। तो यहाँ पर A और B शहर की जनसंख्या को PA और PB से दिखाया गया है। DK, K से A और B शहर की DKB, ये क्या है, K से A और K से B शहर के बीच की दूरी है। K से A शहर की दूरी को DK बोलते हैं और K से B शहर की दूरी को DKB बोलते हैं। और इसके फॉर्मूला के द्वारा हम लोग ये रख कर, जैसे कि RAK में मान लीजिए कि हमको ये दोनों रेशियो निकालना है, तो यहाँ 40,000 हमारा जनसंख्या P1 शहर का है, तो और B शहर का 5,000 है, तो PA बाई इंटू PB कर दिए। और दूरी देखिए KB का दूरी कितना है, 12 किलोमीटर, 12 ऊपर रख दिया, इन्वर्स है ना, इसलिए दूरी KB का ऊपर में आ जाएगा और DK जो ये दूरी है DKA का, ये नीचे आएगा, तभी इन्वर्स कहलाएगा, व्युत्क्रमानुपाती कहलाएगा। इसका स्क्वायर कर देंगे, अपना 32 आ गया। इस गणना से प्रतीत होता है कि एक शहर से दूसरे शहर की तुलना में 32 गुना व्यापार आकर्षित होता है। तो महत्व क्या है इसका, इस थ्योरी का? बाजार क्षेत्र निर्धारित करने में सहायक है, कितना दूर तक बाजार क्षेत्र किसका है। शॉपिंग सेंटर के प्रभाव क्षेत्र का अध्ययन इससे होता है। नगरीय भूगोल और विपणन योजना में उपयोगी है। उपभोक्ता आकर्षण का आकलन करने में सहायक है। एक पंक्ति में बोल दिया कि बड़ा नगर अधिक ग्राहकों को आकर्षित करता है, लेकिन दूरी बढ़ने पर उसका आकर्षण घटता है। तो एचसी कैरी वाला ही यहाँ भी रिजल्ट यही आ रहा है। आलोचना में देखिए, आधुनिक यातायात के विकास के कारण गम्यता यानी कि मूवमेंट बढ़ रही है। शहरों के प्रभाव क्षेत्र का ओवरलैपिंग हो जाता है, अतिव्यापन हो जाता है। दो शहरों की तुलनात्मक अध्ययन के लिए आवश्यक है कि दोनों शहरों की सेवाओं का स्तर एक समान हो।
वास्तविक रूप में ऐसा नहीं भी हो सकता है। तीसरा जो थ्योरी इसमें बताया गया, अलगाव बिंदु नियम, ब्रेकिंग पॉइंट मॉडल। तो रीली के फुटकर गुरुत्व नियम में प्रमुख सुधार करते हुए पीडी कन्वर्स ने 1949 में अलगाव बिंदु नियम प्रस्तुत किया। अलगाव बिंदु से अभिप्राय है दो नगरों के मध्य स्थित उस बिंदु से जहां तक कि व्यक्ति एक शहर में सेवा कार्यों का लाभ प्राप्त करने के लिए आ सकता है और उससे आगे दूसरे शहर का प्रभाव क्षेत्र बढ़ जाता है। इसके लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया। तो डी जे के, यहाँ पर आई और जे हो गया और एक बीच में उसका के हो गया, दोनों के बीच की दूरी डी आई जे कहलाता है। तो हम लोग डी जे के निकाल रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ जे और के कितना अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ से देखिए डी जे के क्या है, जे से अलगाव बिंदु के बीच की दूरी। डी आई जी क्या है, आई और जे शहर के बीच की दूरी। तो हम लोग देख रहे हैं कि जे शहर कितना अट्रैक्ट कर पा रहा है, इसके लिए डी जी के हम लोग लगाकर डी आई जे में पूरा दूरी 18 किलोमीटर आई और जे के बीच में हम लोग जैसे कि डायग्राम में दिख रहे हैं। इसी तरह से पी आई पॉपुलेशन ऑफ आई सिटी और पी जे पॉपुलेशन ऑफ जे सिटी बाई करके 1+√ओवर पी आई प्लस पी जे करके हम लोग निकाल सकते हैं, जिससे कि हम लोग देख लिए कि डी जे के कितना अट्रैक्ट कर पा रहा है। इसी तरह से डी आई के भी अब निकाल सकते हैं। वहाँ पर बस जनसंख्या अपोजिट लिखना पड़ेगा। उपर्युक्त सैद्धांतिक पद्धतियों द्वारा शहरी प्रभाव क्षेत्र के सीमा निर्धारण का प्रयास किया गया है। यह विनियम इन मान्यताओं पर आधारित है कि दो शहरों की जनसंख्या व्यापार करने के लिए ऐसे शहरों से ही अपने संबंध बनाएंगे जो दूरी में सबसे कम हो और जनसंख्या आकार में बड़ा हो। जिधर दूरी कम होगा उधर ज़्यादा जनसंख्या दौड़ेगा। इन नियमों में कार्यों का ध्यान नहीं देकर मात्र उनकी जनसंख्या और दूरियों पर ध्यान दिया गया है। वास्तव में नगर के प्रभाव क्षेत्र पर उसके कार्यों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। तो इसमें भी कार्य पर देखिए बल नहीं दिया गया। अब नेक्स्ट हम लोगों का नगर प्रभाव क्षेत्र के मूल्यांकन के लिए अनुभवात्मक विधियां, बहुत सारे विद्वानों ने इसमें काम किया है। यह व्यक्तिगत अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित है, स्टेटिस्टिकल पर नहीं है, अनुभव पर आधारित। इन नगरों के कार्यों तथा उनकी विशेषताओं के आधार पर इसमें अध्ययन किया जाता है। विभिन्न कार्यों के प्रभाव क्षेत्र के अलग अलग मानचित्र बनाकर उन्हें एक दूसरे पर आरोपित किया जाता है। नगर प्रभाव क्षेत्र के लिए बहुत सारे विद्वान काम किए, जैसे कि सीबी फॉसेट 1917 में इंग्लैंड के प्रांतों का सीमांकन किया, वहाँ पर नगर प्रभाव क्षेत्र निकाला। नगरों के आधार पर क्षेत्रीय विभाजन प्रस्तुत किया। आर.ए. डिकिंसन ने अमेरिका के महानगरीय क्षेत्रों का सीमांकन किया, जिसके लिए आधार चुना थोक व्यापार, खुदरा व्यापार, बीमा, समाचार पत्र। तो इसके आधार पर देख रहा है कि किस सिटी से जितना उसका जो पेरिफेरी एरिया कितना थोक व्यापार, खुदरा व्यापार, बीमा, समाचार पत्र, एसेसिबिलिटी है। इसी तरह से पार्क न्यूकॉम 1933 में 41 महानगरीय क्षेत्रों के हिंटरलैंड का सीमांकन किया, आधार समाचार पत्रों का प्रातःकालीन वितरण के आधार पर। इसी तरह से सी.डी. हैरिस ने अमेरिका के नगरों में अमलैंड क्षेत्र का सीमांकन किया। इसके लिए उन्होंने 12 सेवाओं को आधार बनाया। ये 12 सेवा खुदरा व्यापार, किराना, थोक व्यापार, औषधि बिक्री, रेडियो प्रसारण, समाचार वितरण, धार्मिक प्रभाव, टेलीफोन सेवा, बेकरी वितरण, तेल वितरण और अन्य सूक्ष्म सेवाएं ये हैं। इसके आधार पर उन्होंने बनाया। प्रत्येक सेवा के लिए अलग अलग मानचित्र बनाया। सभी मानचित्र को एक दूसरे पर आरोपित किया। अधिकतम सीमाओं से गुजरने वाली औसत रेखा खींची। इसी औसत रेखा को उपांत क्षेत्र की वास्तविक सीमा मान लिया गया। उपांत क्षेत्र मीन्स अमलैंड एरिया की वास्तविक सीमा मान लिया गया। इसी तरह से ई स्मेल्स ने 1947 में हैरिस की विधि का अनुसरण किया। E.L. उलमैन 1943 में समुद्री बंदरगाहों के सेवा क्षेत्रों का सीमांकन किया। मुख्य आधार खुदरा और व्यापारिक गतिविधियां, ये सब अनुभव पर आधारित हैं। सी.डी. हैरिस का योगदान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। हैरिस ने 12 सेवाओं के आधार पर अमलैंड क्षेत्र की सीमा निर्धारित की थी। इसी तरह से अमलैंड को निर्धारित करने के लिए ज्यामितीय विधियां भी हैं। इनमें सबसे प्रमुख ए.एच. थीसन का बहुभुज विधि है। इस विधि के आधार पर डी.जे. बोगियो ने अमेरिका के 67 महानगरों के प्रभाव क्षेत्रों को सीमा अंकित किया। इसमें प्रत्येक नगर को उसके पड़ोसी नगरों से सीधे रेखाओं द्वारा जोड़ा जाता है। इसके बाद इन रेखाओं के मध्य बिंदु, रेखा का जो मध्य बिंदु है, वहाँ से
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा जाता है, समद्विभाजक बाइसेक्टर, जो मिलकर एक बहुभुज का निर्माण करता है। यह बहुभुज ही नगरीय क्षेत्र की सीमा मानी जाती है। इसी तरह से आरजे कोपेक ने थेसन बहुभुज विधि का एक वैकल्पिक रूप सुझाया। इसमें पड़ोसी बिंदुओं के त्रिज्याओं के आधार पर वृत्त बनाया जाता है और इन वृत्तों के मिलन बिंदुओं को सीधी रेखाओं से जोड़कर बहुभुज का निर्माण कर लिया जाता है। इन बहुभुजों की सहायता से किसी क्षेत्र के विभिन्न नगरीय केंद्रों के प्रभाव क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है। यह कार्य सामूहिक रूप से तथा अलग अलग किया जा सकता है। ग्राफ थ्योरी किसने दिया? जेडे न्यूस्टेन और एमएफ डेसे ने हरारी और नॉर्मन के ग्राफ सिद्धांत के आधार पर वाशिंगटन राज्य और उसके पड़ोसी 40 नगरों के बीच होने वाली लंबी दूरी की टेलीफोन कॉलों के आंकड़ों का उपयोग कर 40x40 मैट्रिक्स तैयार किया। इस मैट्रिक्स की सहायता से उन्होंने इस क्षेत्रों के नगरों के पदानुक्रम तथा प्रभाव क्षेत्र का निर्धारण किया। तो जेडी न्यूस्टेन्स और एमएफ डेसे ने ग्राफ विधि के द्वारा अर्बन इम्पैक्ट देखा, नगरीय प्रभाव देखा। तो इस तरह से हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिए। थैंक यू।